डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल गुरु ज्ञान बाय सुबोध सर में स्वागत है। आज हम लोग 9th का एक टॉपिक है लॉज ऑफ न्यूटन। वैसे अब ये बहुत ही फेमस फिजिक्स का टॉपिक है लॉज ऑफ न्यूटन। इसी पर बच्चों हम लोग आज डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये होता क्या है, क्या क्या बातें हैं। ठीक बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ न्यूटन। लॉज ऑफ न्यूटन में जो बच्चों फर्स्ट है हमारा 3 लॉज हैं। जो फर्स्ट है हमारा बहुत सिंपल सा लॉ है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में, अर्थात रुका हुआ है या चल रहा है। यदि बच्चों रुका हुआ है तो रुका रहेगा और यदि चल रहा है तो चलता रहेगा। ठीक, यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा और गतिशील है तो गति करता ही रहेगा। बस आप बच्चों क्या करो, बाहर से कोई बल मत लगाओ। बाहर से बल लगा दोगे तो लॉज जो है न्यूटन को फर्स्ट फॉलो नहीं होगा। और अगर आप बल नहीं लगाओगे तो आपका ये फॉलो होगा कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रनिंग मोशन में है तो रन करेगा और रेस्ट मोशन में है तो क्या करेगा बच्चों, रेस्ट करेगा। इसको जरा हम लोग और डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि ये बात सुनने में बिल्कुल अजीब सा लगता है, कुछ भी इसमें सत्यता नहीं दिखती है। व्यवहारिक जो लाइफ में हम देख रहे हैं, भाई रेस्ट वाला तो बात हमको समझ में आता है कि चलिए ठीक है, रुका है तो रुका ही रहेगा, लेकिन मोशन की बात कहाँ समझ में आती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन ही करता रहेगा। ठीक, तो रेस्ट को हम लोग समझ गए हैं, लेकिन मोशन को जरा हम लोग अच्छे समझ लेते हैं। मोशन बच्चों क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक बॉल है और प्लास्टिक की बॉल है या कांच की बॉल है। बच्चों सबसे अच्छा क्या है, कांच का जो है कोई कांच की गोली। ठीक, कांच की गोली को आप एक मिट्टी वाले फर्श पर, मिट्टी वाली सतह पे आप इसको फ्लो कराइए बच्चों, तो जो डिस्टेंस कवर करेगा, मान लीजिए डिस्टेंस कवर करता है 10 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, अब इसी और आप यहाँ फोर्स कितना लगाते हो, सिंपल सा फोर्स लगाते हो। सिंपल सा फोर्स बच्चों हम ये कह रहे हैं, सिंपल सा फोर्स कैसे जनरेट करोगे बच्चों, आपके पास एक कोई पेन है और वो पेन बच्चों इस तरीके का है कि जो दबाइए और दबाने के बाद हम उसको कहीं पॉइंट दबा देते हैं ना, तो फिर ऊपर चला जाता है ना, इस टाइप से। यही पेन रखिए, यहाँ पेन आप क्या कीजिए, एक बार इसको क्लिक कर दबा लीजिए और दबाने के बाद जैसे ही आप पॉइंट को दबाओगे तो ये ऊपर से इसका निकलेगा और इसको बाल क्या करेगा बच्चों, धक्का देगा। ये इस व्यवस्था को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको एक फिक्स फोर्स लगेगा, कांस्टेंट फोर्स लगेगा। फोर्स आपका क्या होगा बच्चों, कम ज्यादा नहीं होगा। अब यही बाल हम लोग किसी सीमेंटेड फर्श पर रख देते हैं, इसी बाल को, और उसी पेन से हम लोग फिर क्या करते हैं, पेन को दबाते हैं और झटका इस पे देते हैं। अब ये बच्चों आप लोग समझ रहे हो, जब सीमेंटेड फर्श होगा तो 100% 15 सेंटीमीटर बाल आगे जाएगा। फोर्स हमारा वही है जो यहाँ, वही यहाँ पर भी है। नेक्स्ट बच्चों, अब इसी बाल को हम इसी फर्श पर रखेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑयलिंग कर देंगे बच्चों। अब ये 100% कितना जाएगा बच्चों, 20 सेंटीमीटर जाएगा। अब यहीं से क्लियर हो जाता है आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ का जो सेकेंड पार्ट है। मोशन में है तो मोशन ही करता रहेगा। फोर्स हमारा क्या था बच्चों, यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स था, जो यहाँ लगाए थे वही यहाँ लगाए थे, लेकिन जो डिस्टेंस कवर है क्या हुआ बच्चों, वो अधिक होता चला जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि यहाँ पर जो सरफेस है, यही सरफेस ही क्या कर रहा है, ये जो न्यूटन के नियम में ये आपको पॉइंट था, फोर्स अप्लाई ना किया जाए, यहीं पर फोर्स अप्लाई हो रहा है और इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स करते हैं और ये फ्रिक्शन फोर्स इसके निचली सतह पर और इसके इस लेयर के दोनों के बीच लगता है और ये
मोशन के अपोजिट होता है बच्चों। हमारा जो फ्रिक्शन होगा वो मोशन की क्या होगा बच्चों, अपोजिट होगा। अगर मोशन हमारा इस तरफ है तो फ्रिक्शन हमारा इस तरफ होगा। इस तरीके से ये क्लियर होता है कि फर्स्ट लॉ जो है वो आपका बिल्कुल जो सही है कि यदि ऑब्जेक्ट रन में है तो रन करेगा और यदि रेस्ट में है तो रेस्ट करेगा, लेकिन आप बाहर से उस पर कोई बल ना लगाइए। चलिए बच्चों सेकंड लॉ देखते हैं। सेकंड लॉ से पहले हम लोग समझ लेते हैं संवेग इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुणे वेग। अच्छे से बच्चों उसको हम लोग समझेंगे। संवेग होता है द्रव्यमान और वेग। द्रव्यमान और वेग का जो इंटू होगा वही बच्चों क्या होगा, हमारा संवेग होगा। अब वेग क्या है, सिंपल सी बात है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, जो भी उसका मास हो, मान लीजिए 20 kg मास है, तो उसके पास जो वेग है, जो स्पीड है, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड है, तो यही दोनों का इंटू क्या हो गया बच्चों, संवेग हो गया। बात पूरी ध्यान समझिएगा, दोनों के इंटू क्या हो गया, संवेग हो गया। अब हमें संवेग बढ़ाना हो बच्चों, ध्यान दीजिएगा, संवेग बढ़ाना हो तो या तो हम मास को बढ़ा दें या तो स्पीड बढ़ा दें। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास कैसे बढ़ाया जाएगा, उस पर लोड और रख दिया जाए। मान लीजिए लोड और रखने की व्यवस्था नहीं है, मान लीजिए मास को हमको कांस्टेंट ही रखना है, लोड और रखने की व्यवस्था नहीं है, तो हम क्या कर दें इसका बच्चों, स्पीड बढ़ा दें। अब स्पीड बढ़ाने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा हमें, मान लीजिए हम अपनी साइकिल ही चला रहे हैं, अब साइकिल पे हम तो बैठे हुए हैं, ठीक, चला भी रहे हैं, तो मास कांस्टेंट हो गया ना, हमको संवेग चेंज करना है। तो संवेग कैसे चेंज होगा बच्चों, हम लोग क्या करें, स्पीड बढ़ाएं, और स्पीड बढ़ाने के लिए हमको करना क्या होगा, और अधिक बल लगाना होगा। न्यूटन ने बस इसी को अपना क्या कर लिया, उन्होंने नियम बना दिया कि अगर आप संवेग में परिवर्तन करोगे तो जो परिवर्तन करोगे वह लगाए गए बल के बराबर होगा। अगर मान लीजिए पहले हमारा संवेग क्या है, mu, बाद में संवेग क्या हो गया, हमने और बल लगा दिया तो mv हो गया। तो संवेग में जो बच्चों हमारा परिवर्तन हुआ P2 माइनस P1, उन्होंने कहा यहाँ लगाए गए बल के बराबर होगा। और उन्होंने एक बात और कह दी कि संवेग में जो परिवर्तन होगा उसकी दर लगाए गए बल के बराबर होगी। संवेग में परिवर्तन की दर, अर्थात यहाँ से बच्चों ये भी क्लियर हो जाता है कि आप जो अपना वेग परिवर्तित कर रहे हो कितना फास्टली परिवर्तित कर रहे हो, कितना तेजी से परिवर्तित कर रहे हो, ठीक। तो संवेग में परिवर्तन की दर, ये फास्ट मतलब बच्चों ये हुआ, मान लीजिए दो लोग बाइक से हो, दो लोग साइकिल से हो, ठीक, एक बालक, आप दोनों लोग एक साथ ही चलते हो, लेकिन एक बालक क्या हुआ, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो गई और आपकी स्पीड कम है अभी। अब जिसकी स्पीड बहुत अधिक हो गई तो क्या किया होगा, वो बालक बल ज्यादा लगाया होगा ना, उसी समय में, जिस समय में आप बल लगाए उसी समय में उसका बल क्या था, अधिक था। इसीलिए हम लोग बल जो होता है, इस बल का मान अधिक है या कम है, जब तक इसको टाइम से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये क्लियर नहीं होगा कि बल हमारा अधिक है या कम है। तो यहाँ पर बच्चों न्यूटन ने बताया कि संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वो लगाए गए बल के बराबर होती है। और इसको बच्चों हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। F इक्वल टू हो जाता है, ये हम कॉमन कर लीजिए, v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। और ये बच्चों क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर। अब आप लोग बच्चों जानते ही हो वेग में परिवर्तन की दर क्या होता है, त्वरण, एक्सीलरेशन, अर्थात ये हमारा क्या हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, और हमको मिल गया ma। ये बच्चों हमारा फार्मूला है। और बड़े कंफ्यूजन में लोग क्या करते हैं, इसी फार्मूले को ही कह देते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। उनसे पूछो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, कहेंगे F इक्वल टू ma, बल्कि ये रॉन्ग है। F इक्वल टू ma जो होता है न्यूटन के सेकेंड लॉ का रिजल्ट है, जिससे हम कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है ऑब्जेक्ट पर ये क्लियर कर लेते हैं। और अप्लाई फोर्स क्या होता है, मास और एक्सीलरेशन के इक्वल होता है। तो बच्चों आप लोग फर्स्ट लॉ समझ गए। फर्स्ट लॉ क्या है,
यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, गतिशील है तो गतिशील रहेगा, जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स न लगाया जाए। सेकेंड लॉ है बच्चों, ये नहीं है। सेकेंड लॉ है हमारा कि चेंज इन मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, या संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है। ये हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ है, और ये न्यूटन के सेकेंड लॉ का जो है प्रोडक्ट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। और इस प्रोडक्ट से क्या क्लियर होता है कि अप्लाई फोर्स, किसी पर जो हम फोर्स लगाएंगे वो उस ऑब्जेक्ट के मास और उसके एक्सीलरेशन के मल्टीप्लिकेशन की क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस अ मेथड टू मेजर द फोर्स। सेकेंड लॉ gives us a method to measure the force acting on an object as a product of its mass and acceleration। ठीक बच्चों, ये बात आपको बहुत क्लियर हो गई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फेमस क्या है सबसे ज्यादा, ये फेमस है इसलिए इंपॉर्टेंट है। सी क्या है हम लोगों का कि सी क्या है, एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन, एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन। इतना तो बच्चों आप लोग ध्यान रखते ही हो, एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन। लेकिन साथ में और आपको ध्यान रखना है, बट बोथ अमाउंट आर सेम एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। अर्थात प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, दोनों आपस में बराबर होते हैं किंतु दिशा में विपरीत होते हैं। ठीक, इसका मतलब ये होगा बच्चों, मान लीजिए वाल है, इस वाल पर हम फोर्स लगा रहे हैं F1, तो ये वाल भी हमारे पर फोर्स लगाएगा क्या बच्चों, F2। ठीक, अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, इस वाल पर हम फोर्स इस डायरेक्शन लगाएं और ये वाल भी हमारे ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन लगा रहा है, और जितना फोर्स हम लगाएंगे उतना फोर्स वो भी लगाएगा। दोनों सेम अमाउंट पे हैं लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। यही है, इंग्लिश में कहोगे एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन, बोथ अमाउंट आर सेम बट डायरेक्शन डिफरेंट। या प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है जो कि आपस में बराबर और विपरीत होते हैं। ठीक बच्चों, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और हम लोग देखिए बच्चों, न्यूटन का जो थर्ड रूल है आपका, इसी से हम लोग एक बात और फाइंड कर लेते हैं। ये आपका है Ft इक्वल टू एम वी माइनस यू। यहां से आप फोर्स को जीरो कर दीजिए बच्चों। फोर्स जब जीरो हो जाएगा तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो जीरो हो ही गया m। चलिए यहां थोड़ा डिटेल में लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने इस फार्मूले में Ft इक्वल टू एम वी माइनस यू में हमने F को क्या कर दिया बच्चों, जीरो। तो हमारा ये पूरा जीरो इक्वल टू एम वी माइनस यू हो गया। v माइनस यू इक्वल टू बच्चों क्या हो गया, जीरो। v इक्वल टू क्या हो गया, u हो गया। इसका क्या है, ये क्या है आपका फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है बच्चों, देखिए प्रूफ हो गया। सेकेंड लॉ से हम लोग फर्स्ट लॉ प्रूफ कर लिए। फोर्स, इफ फोर्स इक्वल टू जीरो, फोर्स अर्थात फोर्स अप्लाई ही ना हो, फोर्स नहीं अप्लाई होगा तो हमारा जो वेग है, जो हमारी स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी, जो पहले थी और जो बाद वाली दोनों कांस्टेंट रहेगी। यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो रेस्ट में रहेगा, और रन कर रहा था जिस स्पीड से उस स्पीड से रन करेगा। तो बच्चों वीडियो को कई बार देखिएगा, पूरी बातों को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा और इन बातों का एक नोट्स बना लीजिएगा। और हम इस चैप्टर से संबंधित जो बातें होंगी उसकी चर्चा करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी आप क्लिक कर दीजिए, जिससे आप हमारा जो भी वीडियो हो आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।